मैदान जंग में अब बात उस हेट स्पीच की जो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले एक हॉट टॉपिक बन गया है। दरअसल हैदराबाद की एक चुनावी सभा में नवनीत राणा बीजेपी नेता ने ओवैसी ब्रदर्स को लेकर एक बयान दिया है और उन्होंने सियासी पारा हैदराबाद का बढ़ा दिया है। दरअसल चौथे चरण की वोटिंग से पहले नवनीत राणा ने कहा कि छोटे और बड़े ओवैसी ब्रदर्स, अगर जिस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया था 15 मिनट वाले बयान पर, अब नवनीत राणा ने पलटवार करते हुए कहा कि छोटे और बड़े ओवैसी ब्रदर्स कहां चले जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए। और नवनीत राणा के इस बयान के बाद अब हैदराबाद का सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है। लगातार चौथे चरण के मतदान से पहले जब ऐसा बयान सामने आया तब वहां पर सियासी पारा हाई हो गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि नवनीत राणा का ये पूरा बयान क्या है। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी ना मंच पे आ गए। तो नवनीत राणा का ये सियासी बयान आपने सुना। ये विवादित बयान के बाद नवनीत राणा यही नहीं रुके, उन्होंने हैदराबाद की सियासी जंग पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने माधवी लता को शेरनी बताते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि माधवी लता जी जिस तरीके से शेरनी बनकर एक खानदानी परंपरा के सीट पर लड़ रही है और कांग्रेस भी एक डमी कैंडिडेट देते हैं एमआईएम को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरे के यहाँ से लड़के ओवैसी जी ने देखना चाहिए कि असली ताकत क्या होती है। पर माधवी लता जी के सपोर्ट में जिस तरीके से सभी विचारधारा लेके जो हिंदुस्तान के साथ हैं, जो हिंदुस्तान को अपना आस्था मानते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं उसकी पूजा करते हैं, वो सभी मतदार इस बार माधवी लता जी को मतदान हैदराबाद में करेंगे। वही आज युवा सम्मेलन में आज मैं उनको संबोधित किया है और आने वाले समय में जब मतदान होगा तो मेरी पूरी उम्मीद है कि माधवी लता जी जरूर हैदराबाद को पाकिस्तान होने से रोकेंगी और पार्लियामेंट को हैदराबाद के विकास के लिए जरूर काम करेंगे। वहीं नवनीत राणा ने बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता के सपोर्ट में वोट करने की अपील करते हुए हैदराबाद के लोगों से यह तक कह दिया कि अगर हैदराबाद के लोगों को हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 23 मई को बड़ी संख्या में माधवी लता के पक्ष में वोट करें। इस बार मतदान करना है तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने से रोकने के लिए होगा। इस बार मतदान करना है तो माधवी लता को, हमारी शेरनी को इस देश के पार्लियामेंट में भेजने के लिए होगा। इस बार मतदान अगर वोटिंग करना है तो हैदराबाद के सभी हिंदुओं को जगाने के लिए होगा। तो नवनीत राणा ने जो ओवैसी ब्रदर्स पर बयान दिया उस पर ओवैसी ब्रदर्स का रिएक्शन तो सामने नहीं आया, लेकिन एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने नवनीत राणा पर तीखा पलटवार किया है और ये कहा है कि चुनाव के बीच बीजेपी इस तरीके की राजनीति कर रही है, धर्म को लेकर राजनीति कर रही है। ऐसे में इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग और पुलिस को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही है और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। तो ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अरे अब ये देखिए बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई।
मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, हाँ, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। तो हैदराबाद का सियासी पारा हाई है, लेकिन हैदराबाद में इस वक्त लोगों के बीच में क्या राय है, मेरी सहयोगी सुरेखा इस वक्त मेरे साथ सीधे हैदराबाद से लाइव जुड़ चुकी है। सुरेखा, नवनीत राणा ने जो बयान दिया उस पर क्या ओवैसी ब्रदर्स का भी कोई रिएक्शन आया है और जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का जो प्रचार जो वो अपना पद यात्रा करते हैं वो कुछ देर पहले ही शुरू हुआ है पुराने शहर में, लेकिन जिस तरीके से जो भी ये बयान आया है ये वो विवादित बयान है जिसको दोनों ही पार्टियों को समझना होगा कि जिस ये वाला मुद्दा या ये बयान जो है मामला बना था। और आज अगर दूसरी पार्टी भी अगर यही बात उठा रही है तो जाहिर तौर पर एमआईएम की तरफ से जो है जिस तरीके से अभी हमने भी सुना कि किस तरीके से रिएक्शन आता है कि क्या करेंगे, क्या इस तरीके की भाषा का जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि दोनों ही पार्टियों के नेता की तरफ से पहले अकबर की तरफ से ये ऐसा बयान आया था और अब नवनीत की तरफ से आया है। लेकिन ये पूरा मामला ये समझने की ज़रूरत है कि कितना बड़ा तेलंगाना मतलब आज की तारीख में चाहे वो एमआईएम की हो या फिर भाजपा की हो, तेलंगाना का सबसे हॉट सीट अगर कोई है तो वो है इस वक्त हैदराबाद का हॉट सीट। और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कह सकते हैं कि काफ़ी समय के बाद टक्कर देने वाला कोई नेता या फिर पार्टी की तरफ से जो है इस वक्त नॉमिनेशन डाला गया है। और माधवी लता जिस तरीके से प्रचार में आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से वो भी बयान दे रही है और असदुद्दीन ओवैसी को कम से कम कड़ी टक्कर देने की कोशिश जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, जो ये कहीं ना कहीं जताता है कि किस तरीके से एक कॉम्पिटिटर जो है असदुद्दीन ओवैसी के लिए इस वक्त खड़े हुए दिख रहे हैं। और इसीलिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर जो है छीटाकसी कर रही है, क्योंकि इस पूरे जो भी इस वक्त में जो जंग छिड़ी हुई है उसमें कांग्रेस और बीआरएस कहीं दिख नहीं रही है और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है। तो जो भी आ रहा है, भाजपा की तरफ से जो भी नेता, बड़ा नेता यहाँ पर प्रचार के लिए आ रहा है वो कहीं भी तेलंगाना में हो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद पर टिप्पणी करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी भी बार बार, चाहे वो तीर छोड़ने की बात, जो बाण छोड़ने की बात थी, उस मामले से लेकर हर मामले पर जो है भाजपा और खासकर माधवी लता पर जो है अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुरेखा, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है, दोनों ही तरफ से ऐसे एक्शन हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जब जनता 13 मई को वोटिंग करेगी तब क्या नतीजा 4 जून को आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा पूरी जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ हैदराबाद में नवनीत राणा ने ओवैसी ब्रदर्स पर तीखा हमला किया, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा। उन्होंने कहा कि श्रीकांत शिंदे के सर पर लिखा है कि उनका बाप गद्दार है। कौन आहे तू? कौन आहे तू? तो उनको जाना जरूरी है, थाने तक आवाज पहुंचना जरूरी है। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पे लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। तो मैं बस इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। जनता बहुत समझदार है, जनता के विवेक पे छोड़ना चाहूंगी। वहीं राहुल गांधी के सलाहकार सैम पित्रोदा जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उन बयानों के बाद अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दरअसल सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सैम के इस्तीफे के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच बीजेपी ने सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला किया। पीएम मोदी ने वारंगल से हमले की शुरुआत की तो देश के कोने कोने से बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया, राहुल गांधी को घेरा। और इसी बीच प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के दूसरे नेता भी बयानों का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सैम ने जो नुकसान कर दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसकी भरपाई हो नहीं पा रही है। ये चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला
कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर। तो एक तरफ जयराम रमेश हैं जो सैम पित्रोदा के बयान पर पल्ला झाड़ रहे हैं, यहां तक कि सैम पित्रोदा से इस्तीफा तक ले लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के एक सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी सैम पित्रोदा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी से अलग लाइन ले ली है। उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा का बयान सही है और सैम पित्रोदा ने ये सही कहा है कि भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उनको सैम पित्रोदा ने वही कहा जो बचपन से पढ़ाया गया है। ऐसे में ये कहा गया कि लोकसभा में जो विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है लोगों को और ऐसे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। देखिए, एक कोई व्यक्ति के अपना अपना सोच पे मुझे कोई ज़्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं। अपना सोच विचार रखते हैं। हमारे देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है, निग्रेटा है, मंगोलॉइड क्लास है तो है। हमारा देश की क्या है, ये डेमोग्राफी जो है हमारे देश की, हमारा देश की जो टोपोग्राफी है, ये रीजन जो है, ये रीजनल फीचर भी अलग अलग होते हैं। ये तो होते हैं रीजनल फीचर अलग अलग। हमारा हिंदुस्तान में प्रोटो ऑस्ट्रेलियन है, मतलब निग्रेटा क्लास है, मंगोलॉइड क्लास है, ये तो है ही। कोई अपना तरफ से क्या व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कहते हैं, वो अपना उनकी राय है इसमें। हम तो देखते हैं कि हमारे सारे शिक्षा में यही हमें सिखाए जाते हैं। सब तो किसी को देखने को नहीं होते, कोई सफेद होते कोई काला होते, होना तो है, क्या करें। तो एक तरफ जहां जयराम रमेश ने पल्ला झाड़ा, अधीर रंजन चौधरी ने सैम पित्रोदा का समर्थन किया, वहीं रायबरेली में इस वक्त अपने भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए प्रियंका गांधी ने भी अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर मोदी सरकार ये बताए कि 10 साल में उन्होंने किसानों के लिए और रोजगार के लिए क्या किया। वहीं सैम पित्रोदा के बयान पर प्रियंका गांधी ने किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बैठे एक शख्स के बयान का कोई मतलब नहीं है। इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने प्रियंका गांधी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। रायबरेली में आप प्रचार कर रही हैं राहुल गांधी के लिए, तो रायबरेली में आपका इंतजार हो रहा था और राहुल गांधी का अमेठी में। मुझसे लोगों ने तो नहीं पूछा, मुझसे सिर्फ पत्रकारों ने ही पूछा है। मैं कितने सारे लोगों से मिली हूँ, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सब खुश हैं, सब खुश हैं कि यहाँ से भैया लड़ रहे हैं। और जब मैं अमेठी जाऊंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि सब वहाँ पे भी खुश होंगे कि उनको एक अच्छा उम्मीदवार मिला। किस तरह का माहौल दोनों जगह? माहौल बहुत अच्छा है दोनों जगहों में, और मुझे लगता है कि पूरे देश में बदलाव का माहौल है। पूरे देश में जनता ऊब चुकी है इन लोगों से, समझ गए हैं कि ये जो है सारा नाटक है, झूठे वादे हैं और इस्तेमाल किया जा रहा है जनता के जज्बातों का। जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 5 साल से 5 उद्योगपतियों का नाम ले रहे थे, अब वो अडानी अंबानी का नाम ले रहे थे, लेकिन अब चुप हो गए, दाल में कुछ काला है। तो किसी डरे हुए सलाहकार ने बताया होगा कि चुप हो गए, क्योंकि चुप तो हुए नहीं है। रोज बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, कांग्रेस के अलग अलग नेता बोल रहे हैं, तो कोई चुप तो हुआ नहीं है। शायद मोदी जी की आशा है कि वो चुप हो जाएं, लेकिन मैं उनको कह सकती हूँ यकीन से कि मेरे भाई चुप नहीं होंगे, सच्चाई बोलते रहेंगे, चाहे मोदी जी को पसंद आए ना आए। वो तो ये भी कह रहे हैं काला धन का हिसाब देना पड़ेगा जो मिला है। मोदी जी का हिसाब निकल गया ना, इसीलिए तो कह रहे हैं। जो सूची मोदी जी ने गुप्त रखी थी, जो उन्होंने स्कीम बनाई थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, कि जिससे भी चंदा लेंगे वो गुप्त रहेंगे उनके नाम, वो अब बाहर निकल गया।
न्यायाधीशों ने निकाल दिया, बोल दिया कि सूची को आप सार्वजनिक करिए। जब सूची सार्वजनिक बन गई तो मोदी जी घबरा रहे हैं, तो अब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। वो तो मोदी जी नोटबंदी के समय कह रहे थे कि सारा काला धन वापस देश में आएगा। कहाँ है, कहाँ है? भाजपा ने पिछले साल में एक रिपोर्ट के तहत 60,000 करोड़ रुपए अपनी ही पार्टी पे खर्चे हैं। ये पैसे कहाँ से आए? ये कौन सा धन है? आप सवाल पूछिए ना मोदी जी से। जरूर। अच्छा, सैम पित्रोदा के बयान को भी लेकर चर्चा हो रही है कि उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान का इस देश की अभी जो जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं जनता की, से कोई लेना देना नहीं है। आप मैं फिर से ये बात कहूंगी कि जो फिजूल की बातें हैं उनको उठा के आप राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं, लेकिन आपने आज तक बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है। आपने आज तक महंगाई को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया है। आपने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है उसकी रक्षा हो रही है सरकार द्वारा, आपने उसको राष्ट्र मुद्दा नहीं बनाया है। आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं कि कोई अमेरिका में बैठ के कोई उल्टा सीधा बयान किसी ने दे दिया, उसका आप राष्ट्र मुद्दा बना रही हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि यही चीजें आगे आए। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा फिजूल की बातों पे हो, चर्चा इधर उधर की बातों पे हो, ताकि जनता सवाल ना उठा पाए कि भाई तुमने रोजगार दिया क्यों नहीं हमें? 10 साल से सत्ता में हो, इतनी सत्ता किसी ने नहीं देखी जितनी तुम्हारे पास है। तुमने रोजगार नहीं दिया, तुमने महंगाई कम नहीं की, तुमने किसान के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया है?